उसमें घोटाला कहाँ था जो आप कह रहे हैं? जब उसका टेंडर लगा तो मैंने देखा वो 24 करोड़ 47 लाख का टेंडर लग गया। तो टेंडर 10 करोड़ बढ़ गया सीधे। टेंडर उसका बढ़ गया। जब 8 टेंडर आए तो उसमें 6 टेंडर समरली रिजेक्ट किए गए विदाउट एनी रीजन। आपका 15 करोड़ 95 लाख को आपने 24 करोड़ 47 लाख बना दिया। फिर आपने 6 टेंडर रिजेक्ट कर दिए। स्टील के उल्टा प्राइसेस कम हुए, सीमेंट के प्राइसेस स्टेबल हैं या कम हुए, क्योंकि आपका जीएसटी कम हुआ। तो टेंडर कैसे बढ़ गया ना, मतलब एस्टिमेट कैसे बढ़ गया? इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेजिस्लेचर्स को पढ़े लिखे होना चाहिए और थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहिए। देखिए, आज की डेट में ये वक्त की पुकार है, हर आदमी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे। ग्रेजुएट तो कम से कम होना चाहिए। आपको लगता है ऐसी चीज विधानसभा में भी लागू होनी चाहिए? अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं लेजिस्लेचर हो या मंत्री हो, उनका टेक्निकल होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो बात जनता के हित की रखी जा सकती है। फॉर्मर एमओएस फाइनेंस और फिलहाल उधमपुर से विधायक पवन गुप्ता हमारे साथ हैं। टेक्निकल भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। इनका एक सवाल था, अभी हम इनसे पूछेंगे, वो ये था कि एक बिल जो 15 करोड़ का था वो 24 करोड़ तक पहुंच गया पीडब्ल्यूडी विभाग का, और उसके बाद भी सड़कों और पुलों की हालत ऐसी है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे वो तो ठीक हैं, मगर जो अब बन रहे हैं उनकी हालात ख़राब है। पवन जी, क्या सवाल था आपका? हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि आपने एक सवाल बड़ा लगाया था, अभी आया है नहीं आया, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पर एक सलमे ब्रिज है जी। वो एक्वाडक्ट था, वो किसी टाइम पे चिरानी प्रोजेक्ट में बना था, तो उसका कोई उसमें वो गाड़ियाँ चलने के कवर नहीं रहा, क्योंकि उसमें आगे पीछे माइनिंग हुई है। तो चलो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, और वो डिक्लेयर कर दिया कि अनसेफ है। जी। नए ब्रिज के लिए 23-24 में कागज़ जो थे वो उधमपुर की डीसी साहिबा ने पीडब्ल्यूडी के कागज़ जो थे वो 15 करोड़ 95 लाख का वो एस्टीमेट करके भेजा था ब्रिज। वही ब्रिज, उतना ही स्पैन, उतनी ही उसकी हाइट, तो भेजे थे। तो बाद में जब 24-25 में आया तो उसका एस्टीमेट जो था वो मैंने देखा 24 करोड़ 47 लाख हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 10 करोड़ बढ़ गया। हाँ। अच्छा। तो उसमें जब बढ़ा तो मैंने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा। मैंने कहा इसकी कास्ट तो इतनी हो नहीं सकती है, ये तो मैं तो खुद टेक्निकल हूँ, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन। मैंने कहा ये चीज़ इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने मैंने कहा इसको एग्जामिन करो। उन्होंने मेरे को लेटर लिख के दिया कि अगर हम इसको डेक टाइप बनाएंगे, बट डेक का मतलब होता है कि जो उसका स्टील का स्ट्रक्चर नीचे रहेगा और रोड ऊपर रहेगी और साइड पे रेलिंग लगेगी, तो इसकी कास्ट 18 करोड़ 87 लाख आ सकते हैं। मैंने कहा नेशनल हाईवे के सारे ब्रिज इसी फैशन में बने हैं, आपको ट्रस्ट टाइप बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक तो वो गाड़ियों के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ऊंची गाड़ियों के लिए, और दूसरा जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि 18 करोड़ 87 लाख का वो ब्रिज का एस्टीमेट इन्होंने एक्शन से मुझे फॉरवर्ड हुआ। एक्शन ने फिर फॉरवर्ड किया उसको एससी को। उसमें घोटाला कहाँ था जो आप कह रहे हैं? एससी ने फॉरवर्ड किया चीफ इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर ने फॉरवर्ड किया ये सेक्रेटरीट में। ठीक। पर जब उसका टेंडर लगा तो मैंने देखा वो 24 करोड़ 47 लाख का टेंडर लग गया। तो टेंडर 10 करोड़ बढ़ गया सीधे। टेंडर उसका बढ़ गया। फिर उसमें उसका जो बाद में मेरे को पता चला उसमें 8 टेंडर आए थे। अच्छा, ठीक। फर्स्ट कॉल में 8 टेंडर आए थे। जब 8 टेंडर आए तो उसमें 6 टेंडर समरली रिजेक्ट किए गए विदाउट एनी रीजन। अच्छा, वो सीधे रिजेक्ट हो गए, 2 ही बचे। उसमें से एक आदमी जिसने मेरे को अप्रोच किया वो उसने उधमपुर में उससे बढ़िया ब्रिज, एक ब्रह्मा ब्रिज जो है हमारा, जो बड़ा फेमस ब्रिज है जहाँ से पूरा नेशनल हाईवे का रास्ता ट्रैवल जाता है, उसने वो रिसेंटली कंप्लीट किया था और बड़ा अच्छा ब्रिज बनाया था। उस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया। उस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया। एक और कंपनी थी जो जम्मू में, शायद कोई मैंने सुना फ्लाई ओवर बना रहे हैं, पंजाब की कंपनी थी, 110 करोड़ का फ्लाई ओवर बना रहे थे, पर उसको 90% उनका काम भी कंप्लीट हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया रीजन। और उसमें 4 और रिजेक्ट किए गए, 6 रिजेक्ट किए गए, 2 बचे। अब वो दूसरा मेरे को लगता है शायद स्पोर्टिंग टेंडर था। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रूल्स हैं जो 2017 में इधर जो है जो यूटी में इम्प्लीमेंट होते हैं, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी टेंडर जो है फर्स्ट कॉल में 3 टेंडर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। और उसकी रीजनेबिलिटी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। पहले तो रीजनेबिलिटी आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आपका 15 करोड़ 95 लाख को आपने 24 करोड़ 47 लाख बना दिया। फिर आपने 6 टेंडर रिजेक्ट कर दिए। फिर उस 6 टेंडर में भी जो आपने एक्सेप्ट किया, आपने 6 को रिजेक्ट किया और 2 तो आप ले नहीं सकते, उसका रीटेंडर होता था, वो रीटेंडर भी नहीं किया। आपकी सेंट्रल विजिलेंस की गाइडलाइन भी यही कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ,
आपके फाइनेंशियल रूल ये कहते हैं कि 3 टेंडर से कम नहीं होना चाहिए, फिर उसके अंदर में भी टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी है कि इसमें रीजनेबल है या नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं जी। इसमें प्राइस बढ़ने का चांस इसलिए नहीं था क्योंकि जो स्टील का इंडेक्स होता है कि स्टील के कितने प्राइसेस हर साल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसका मंथली इंडेक्स जो है वो पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आपका स्टील का प्राइस इंडेक्स जो है वो पिछले 5 साल के पहले के लेवल में चला गया, मतलब आपके प्राइसेस कम हुए, एस्केलेशन तो कोई हुई नहीं। स्टील के उल्टा प्राइसेस कम हुए, सीमेंट के प्राइसेस स्टेबल हैं या कम हुए क्योंकि आपका जीएसटी कम हुआ। तो टेंडर कैसे बढ़ गया ना, मतलब एस्टिमेट कैसे बढ़ गया, ये बड़ा सवाल। 28% से जीएसटी 18% पे आ गया। ठीक। 10% सीमेंट की कास्ट कम हो गई, स्टील की कास्ट लोएस्ट लेवल पे आ गई 5-6 साल के पुराने, तो और 1595 से वो कम होना चाहिए था, बहुत बढ़ गया। तो अब ये डिपार्टमेंट बता सकता है, उसको एक्सेप्ट भी कर दिया गया। तो मैंने ये क्वेश्चन लगाया है, मेरे को लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि बड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। और फिर मैंने ये मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर को अनकंफर्टेबल करेगा आपका क्वेश्चन सदन के अंदर? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं टेक्निकल। मैंने इनको पूछा कि आपके 5 पुल बहे, वो क्यों बहे? क्योंकि आपका जो एक ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर में कुछ डाटा होता है, हम साइल का पूरा डाटा अवेलेबल करते हैं कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, इसमें क्या, इसकी स्कावरिंग डेप्थ क्या आएगी इसके अंदर। फिर उसका हाइड्रोलॉजिकल डाटा लिया जाता है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल हमारा कहाँ गया, पिछले जो वर्स्ट एवर जो हाईएस्ट फ्लड किस लेवल तक गया। 2 ही दिन रह गए असेंबली के, 19 तक असेंबली है, उसके बाद फिर मार्च में दोबारा। आपको लगता है 2 दिन में ये सवाल आएगा आपका? मेरे को नहीं लगता ये सवाल ये गवर्नमेंट लगाएगी क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। ये प्राइमरली डिपेंड करता है कि सरकार का किस प्रकार से रुझान है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारे बिल्कुल सही बोला। अब मैं इसमें एक और बड़ा सवाल है इस पे कि आप तो सिविल इंजीनियर थे, पढ़े लिखे विधायक हैं, टेक्निकल हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो भी समझते हैं, तो आपने ये चीज़ निकाल ली और पिक कर ली। आपको लगता है ये तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर ऐसा होता होगा तो विधायकों को समझ नहीं आती होगी कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं बाकियों के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर ये सवाल तो बड़ा है। नहीं, सवाल बड़ा हर एक को देखना चाहिए, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ सरकार का पैसा खर्च हो रहा है उसमें फिजिकल प्रूडेंस चाहिए। मतलब हमारे को हर चीज़ को देखना है कि स्टेट एक्सचेकर को कोई लॉस ना हो, कोई अनइंटेंडेड बेनिफिट हम किसी कंट्रैक्टर को या किसी को ना दे रहे हो। और ये कंट्रैक्ट कमेटी ने एक्सेप्ट किया इसको। अब मेरे को तो ये बड़ी हैरानी है, कंट्रैक्ट कमेटी ने एक्सेप्ट किया। अब उसके अंदर में अब आपको मैं बताऊँ, ये जितने ब्रिज हैं ये सारे ईपीसी मोड में कर रहे हैं। ईपीसी मोड होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ईपीसी मोड बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में लगता है जहाँ पर गवर्नमेंट के पास में इतनी मशीन नहीं होती। आज किसी एक कंट्रैक्टर को किसी प्राइवेट डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराना है तो सरकार खुद क्यों नहीं करा देती? अगर वो सरकार करा के क्वांटिटीज़ देगी तो क्वांटिटीज़ के ऊपर जो रेट आएंगे वो सारे कंपेयर हो जाएंगे। एक और बहुत सही बात है, देखो आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने अपनी सूझबूझ से, अपनी पढ़ाई से, अपने ज्ञान से सरकार का पैसा भी बचाया, जनता के लिए भी हित किया। आपको नहीं लगता है कि वाकई में लेजिस्लेचर्स को पढ़े लिखे होना चाहिए और थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहिए? देखिए, आज की डेट में ये वक्त की पुकार है, हर आदमी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, चाहे वो किसी भी फील्ड से है। आपको पता है मैं फाइनेंस के फील्ड से नहीं था, पर मैंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की। कोई भी आज अगर मैं फाइनेंस के बारे में बोलता हूँ, मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करता हूँ। बिल्कुल। अगर कोई मेरे को आप इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग की। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, वो टेक्निकल भी है। हाँ, अगर आप लॉ के बारे में पूछेंगे, मैं लॉ तो नहीं पढ़ा हूँ, पर मैं लॉ के बारे में बोलता हूँ इसलिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। ये हर एक एमएलए का फर्ज है कि वो जब वो असेंबली में आता है, कोई आदमी सीख के नहीं आता, हर आदमी इधर आके सीखता है। पर जब तक आपके अंदर में उस ज्ञान को अर्जित करने की पात्रता नहीं होगी, आपका ये गला खाली रहना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आता, अब मैं सीख रहा हूँ। मुझे लर्निंग ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं शिक्षा की, एजुकेशन की वैल्यू होती है? पॉलिटिक्स में आज बहुत ज़रूरत है शिक्षा की। देखिए, शिक्षा की ज़रूरत रहती है, पर मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया, शिक्षा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग करना। अब मैं बताता हूँ, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती, या कुछ चीज़ें ऐसे हो सकता है कि कोई एक सरपंच हमारे से उन स्कीमों के बारे में ज़्यादा जानता हो। तो ये बात पढ़ाई से ज़्यादा हमारी बात है कि हम कितने अवेयर हैं, कितने जागृत हैं, और किस प्रकार से हमारे को उन चीज़ों को उधेड़ना है, निकालना है और जनता के हित में बात करनी है। और जी एक आखिरी सवाल है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक लॉ पास कर दिया था कि कोई भी अगर पार्षद का चुनाव लड़ गया कॉर्पोरेटर का, तो वो ग्रेजुएट तो कम से कम होना चाहिए। आपको लगता है ऐसी चीज़ विधानसभा में भी लागू होनी चाहिए? अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है,
हो तो बड़ी अच्छी बात, मैं नहीं कहूँगा। अब इसके बारे में चूंकि ये एक पूरे हाउस के हाउस का मैंडेट है। ने पूरे हाउस का मैटर है, हर आदमी की अपनी सोच है, पर मैं समझता हूँ कि हमेशा आपकी एजुकेशन आपको वैल्यू एडिशन करती है। बहुत तो तभी सोच बदलोगे तो ही देश बदलेगा, और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा पवन गुप्ता भी मानते हैं, जो टेक्निकल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक टेंडर का अचानक 10 करोड़ रुपया बढ़ गया, और इसने इन्होंने उस टेंडर पर सवाल लगाया। अब इनका सवाल आता है या नहीं आता है, मगर एक चीज़ तो है कि पढ़ाई की वैल्यू तो होती है, और पढ़ाई के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी ज़रूरी है। तो कितने विधायक इनसे ये सीख रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है हमारे इस कार्यक्रम पर ज़रूर टिप्पणी करनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या मानते हैं कि कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तो एक लेवल हो अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है और चुनाव लड़ना है। खैर, इसका फैसला तो कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार करेगी, मगर हम तो सवाल उठाने सकते हैं, वही उठा रहे हैं। मेरे सहयोगी राजकुमार और मुझे इजाज़त दीजिए, और द न्यूज़ रूम 24 देखते रहिए, विधानसभा की कार्रवाई दिखाते रहिए।